चलिए शुरुआत करते हैं और आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं जूम कर रहा हूं, जो कि ये रहा आपका 50 पैसा का पहला क्वेश्चन। चलो 50 पैसा का पहला क्वेश्चन तो मेरे सामने रहा। ये रहा 50 पैसा का पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से देश का सर्वोच्च कानून है? देश का सर्वोच्च यानी अपने भारत देश का सबसे सर्वोच्च कानून ये कौन सा है? तो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक संविधान का निर्माण किया, जो कि भारत के संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। ठीक, कहीं ना कहीं सभी कानून का स्रोत भी है भारतीय संविधान, और इसका व्याख्या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है संविधान का। और आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस जो मनाया जाता है, ये 2015 से मनाने की सिलसिला शुरुआत हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर। ठीक ना? आप देखोगे कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो जिस दिन संविधान लागू हुआ था, उसका कुछ प्रोसेस लागू हुआ था 1949 में। ठीक? यानी कुछ जो उसका आर्टिकल लागू हुआ था, जिससे सिटीजनशिप लागू हो गया था इस समय 26 नवंबर 1949 को। ठीक, इसलिए 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे याद रखिएगा। ठीक, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था, वो भी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो देखो 3 शब्द देता है। भारतीय संविधान कब आत्मप्रीत हुए थे, अधिनियमित हुए थे। ठीक, ये सब अगर दे तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। लेकिन भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, उसमें 26 नवंबर ना देकर 26 जनवरी 1950 देता है। यानी भारतीय संविधान संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यही 26 जनवरी 1930 को हम लोग मतलब कि हमारे जो ऐतिहासिक देखोगे 26 जैन 1930 इतिहास में, तो इसी दिन सबसे पहले स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसी को याद करने के लिए 26 जनवरी 1950 को हम लोग संविधान अपना लागू किए थे। वैसे ये संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? अलग अलग देशों का लिखित संविधान है। सबसे पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का निकल कर आता है, और सबसे बड़ा लिखित संविधान निकल कर आता है भारत का। यानी कि सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। और सबसे बड़ा होने का कारण यह है कि इसमें केंद्र और राज्य और यहाँ तक कि ग्राम स्तर के शासन के बारे में सभी का उल्लेख किया गया है, शक्ति के बारे में बताया हुआ है। ठीक, और फिर देखोगे अलिखित संविधान किसका है? ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का संविधान अलग अलग एक समय पर आते रहे, और वो एक्ट के थ्रू ही यहाँ पर कानून बनते रहा। और ब्रिटेन के जो आपको पार्लियामेंट है वो संप्रभु है, लेकिन हम लोग जो है भारत के लोग क्या है? संप्रभुता कहां से शुरुआत होता है? भारत के लोग से। हमारे हमारे जो प्रोसेस है लोकतांत्रिक, उसमें प्रस्तावना भी शुरुआत होता है हम भारत के लोग से। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। संप्रभुत्व हम लोग भारत है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो भारत के मूल संविधान जो है राजदादा द्वारा लिखा हुआ है, और ये जो मूल संविधान सुरक्षित है, ये राष्ट्रपति भवन में सुरक्षित है। मूल संविधान यानी हाथ से लिखित संविधान। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, ये आपको बताना है। दोहरी नागरिकता कहने का मतलब है कि एक तो देश की नागरिकता, यानी एक आपको देश देश की नागरिकता, और साथ में राज्य का भी नागरिकता, ये दोनों का नागरिकता होना चाहिए। ये ऐसे कहाँ देखने को मिलता है? यूएसए में देखने को मिलता है दोहरी नागरिकता, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है दोहरी नागरिकता, और भी जहां पर फेडरल कंट्री है वहां पर यह सब देखने को मिलता है। यानी दोहरी नागरिकता किसका है? ये संघीय सरकार का, फेडरल का है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। ये ज्यादातर आपको संघीय सरकार में देखने को मिलते हैं, जहां पर शक्ति केंद्र और राज्य दोनों में बराबर बंटवारा आपको देखने को मिलता है। ठीक, राज्य को कुछ ज्यादा ही शक्ति दिया रहता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है, ये आपको बताना है। मैंने भी बताया आप लोगों को, ब्रिटेन का। ब्रिटेन का संविधान जो है ये अलग अलग एक्ट द्वारा है, यानी कि ये अलिखित है, लिपिबद्ध नहीं किया गया है एक पुस्तक के रूप में, कि वही सोर्स होगा सभी आपको देखिएगा पावर का। ठीक, तो ये आपको भारत के संविधान में लिपिबद्ध किया गया है, एक आपको बुक दिया गया है, रूप दिया गया है। अमेरिका के संविधान हो गया, यहाँ दिया हुआ है, तो ये सब लिखित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो केंद्रीय विधानमंडल के सबसे प्रथम अध्यक्ष भारतीय सभी नाम दिया हुआ है, तो भारतीय ही अध्यक्ष आप देखोगे, क्योंकि ये तो केंद्रीय आपको जो आया है, आपको जो विधानमंडल, ये तो 1921 से शुरुआत ही होता है ना। 1925 में आपको जीत जाते हैं विट्ठल भाई पटेल, यानी विट्ठल भाई पटेल को आपको देखोगे, स्वराज दल जब जीता था तो विट्ठल भाई पटेल को आपको अध्यक्षता के लिए
कहा गया था, यानी कि विट्ठल भाई पटेल हो जाएंगे। अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? यानी हमारे भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। यानी नागरिकता के बारे में हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 में मिलेगा, ठीक। और ये आपको आर्टिकल 5 से लेके 11 तक इसका वर्णन मिलेगा, 5 से लेके 11 तक। सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, और ये जहां से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी संसदीय प्रणाली वाला जो गवर्नमेंट लिया गया है इंग्लैंड से, वहीं से आपको सिंगल सिटीजनशिप का भी प्रावधान हमारे यहाँ है। यानी हम लोग सिर्फ भारत के नागरिक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 के आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। विधि के शासन की संकल्पना कहां पर संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है? विधि के शासन यानी कि कानून का शासन। तो विधि के जो शासन है ये कहां से लिया गया है? तो यह लिया गया है आर्टिकल 14 में भी देखोगे इसका उल्लेख देखने को मिलता है। विधि के समक्ष समानता वाला आपको देखने को मिलेगा। ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है विधि का शासन, यानी कानून का शासन होगा सबके लिए समान, ठीक। विधि के समान संरक्षण कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, ठीक। विधि के समान प्रक्रिया कहां से लिया गया है? जापान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया था? तो भारत में बजट जो आया था 1860 में आया था ना, सबसे पहला बजट। और भारत में बजट किस वायसराय के काल में आया था? अब समझ गए होगे तुम लोग, 1860 और 1857 की क्रांति तो समझ ही रहे होगे, ठीक। बताओ। भारतीय बजट के पिता किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को कहा जाता है, क्योंकि उस समय इन्होंने ही पेश किया था, जेम्स विल्सन ने ही। और उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, कैनिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए था। जेम्स विल्सन ने ही आपको सबसे पहले प्रस्तुत किया था, इसलिए भारतीय बजट का आपको पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का संकल्पना कहां से ली गई है? 3 सूची है आपको संविधान के भाग भाग देखोगे, संविधान के भाग 7 में देखोगे 3 सूची है। 3 सूची देखने को मिलता है इसमें। एक संघ सूची है, संघ सूची है, ठीक। एक राज्य सूची है, और एक आपको समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची है, ठीक। यहाँ पर सब मैं लिख दिया शॉर्ट में। संघ सूची में पहले 97 सब्जेक्ट थे, अब यहाँ पर 100 सब्जेक्ट हो गए हैं, यानी 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची में पहले कितने सब्जेक्ट थे, अब कितने हैं? तो पहले आपको 66 थे, अब 61 हो गए हैं। समवर्ती सूची में पहले कितने थे? तो 47 थे, अब 52 हो चुके हैं, 52 हो चुके हैं। ये सब्जेक्ट था। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ये आपको समवर्ती सूची में देखोगे केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकता है। यानी कि समवर्ती सूची देखोगे ये कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 13। भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? तो भारतीय संसद ने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया था 1986 में। आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 14। संविधान में भारतीय लोकतंत्र का आदर्श हम कहां पाते हैं? संविधान में भारतीय लोकतंत्र का आदर्श, लोकतंत्र का आदर्श हमारा प्रेम्बल यानी प्रस्तावना में देखोगे भारतीय लोकतंत्र का आदर्श है। जो भारतीय लोकतंत्र का फिलोसफी है वो भी उसमें दिखाई देता है, ठीक। यानी पूरा संविधान को अगर पढ़ना है और जानना है, उतना समय नहीं है, तो सिर्फ प्रस्तावना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश का संविधान कैसा होगा, यहाँ का कैसा राज्य होगा, यहाँ पर शासन किस प्रकार से होती है, ये सभी आपको प्रस्तावना से पता चल जाएगा। इसलिए तो कहा जाता है इसे संविधान का आत्मा, ठीक। आगे देखते क्वेश्चन नंबर या संविधान के परिचय पत्र भी कह सकते हैं, इसलिए कहा जाता है। 15 देख लो। भारत के संविधान सभा को किस योजना के तहत गठित किया गया था? तो भारत के संविधान सभा को किस योजना के तहत गठित किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था योजना आपको कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, और कैबिनेट मिशन योजना जो था ये भारत आया था, और कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत को आपके संविधान जो बनाया गया था, इतना लंबा चौड़ा संविधान ये बनाया गया था। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक। एवी अलेक्जेंडर था, स्टेफन क्रिप्स था, और यहाँ पर 3 सदस्य थे यहाँ पर, ठीक। और इसमें आप देखोगे ये कब आया था, भारत पूछता है कब आया था, तो 24 मार्च को आया, 24 मार्च 1946 को आया। जब संविधान देखोगे, जब माफ करना, जब पाकिस्तान कब अलग हुआ था? 1947 में अलग हो गया था। उससे पहले संविधान सभा में 300 कितने थे? 389 सदस्य थे ना। और जब संविधान से आप देखोगे, 1 मिनट में यहाँ पर लिख देता हूँ, 389 सदस्य थे जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तो। और जब पाकिस्तान अलग हो गया था तो 299 सदस्य बच गए थे। यानी टोटल भारत में जो संविधान सभा के सदस्य 299, जिसमें से 284 सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर भी किए थे, भारतीय संविधान पर। इसके आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन।
भारत और जो पाकिस्तान बंटवारा हुए थे वो कौन सा मिशन तो ये हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर आपको देखो 16, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक महालेखक परीक्षक नामक पद, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक नामक पद तो शुरू में ही 1860-61 में आया था, बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन यह पूछ रहा है कि नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का पद का सुझाव दिया गया था, ठीक, यह दे दिया गया था आपको 1919 के अधिनियम द्वारा। कुछ शक्ति बढ़ा दिया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा, तो शक्ति बढ़ाया गया। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी लगाना। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे बी एन राव को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे, इसे भी याद रखिएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। सभी का क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि भारत के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष ये थे राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को जो गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आ गया क्वेश्चन, देख लो, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे हमारे जाने माने विद्वान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 24 अप्रैल को हुआ था ना, 24 अप्रैल 1891 में हुआ था ना। चलो इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, सी। और ये गठित कब किया गया था प्रारूप समिति? 29 अगस्त को, 1947 में। चलो आगे चल, क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, निम्न में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है? संविधान का आत्मा होता है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन हो जाएगा संविधान की आत्मा? देखो इसमें से ये हो जाएगा प्रस्तावना। कौन हो जाएगा? आपको प्रस्तावना को संविधान के आत्मा कहा गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था? हमारा जो प्रेमबल था प्रस्तावना, इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं था, ये तीनों शब्द जोड़ा गया बाद में। ये आपको प्रस्तावना में एक बार मात्र संशोधन हुआ है और 3 शब्द जोड़े गए थे। और ये तीनों शब्द कब जोड़े गए थे, ये पूछ रहा है, ये तीनों शब्द कब जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे 1976 में। और इस समय कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? ये हुआ था 42वें संविधान संशोधन, ठीक। ये संविधान संशोधन हुआ था, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? तो संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर को 1946 में कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने, आपको देखोगे कि ये कौन प्रस्ताव पेश किए थे? उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किए थे ना। चलो चलो चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में टोटल अभी देखा जाए तो 12 अनुसूची है, 395 अनुच्छेद है। मूल रूप से अब देखा जाए तो 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में देता है कि 25 भाग, मतलब नया नया जो आपको आगे जोड़ा गया है, जैसे कि मौलिक कर्तव्य का भाग जोड़ा गया था, भाग 4 के ए में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य का भाग, नगर पालिका वाला जो जोड़ा गया था 9 के क में जोड़ा गया था, ऐसे कर कर आपको टोटल 25 भाग मिल जाएंगे। अनुच्छेद भी आपको देखोगे 465 प्लस मिल जाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद भी बढ़े, जैसे कि आर्टिकल 21 के ए हो गया, ये अनुच्छेद बढ़ गया, 39 के ए हो गया। लेकिन ये आपको कब बढ़े, ये आपको सब सेक्शन में देखोगे देखने को मिलता है, यानी कि बाद में जुटा हुआ है। इसलिए मूल रूप से जो पूछे 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची बोल सकते हैं, 22 भाग बोल सकते हैं। लेकिन अभी जो हो जाएगा, अगर नया नया पूछे तो 465 से अधिक अनुच्छेद है, 25 से अधिक भाग है और 12 अनुसूची है। तब संविधान लागू हुआ था तो टोटल 8 ही अनुसूची था। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? 1951 में जोड़ा गया था। आपको ऐसे कानून जैसे कि डाल दिया गया ऐसे नए शेड्यूल में, जिस पर आपको सर्वोच्च न्यायालय नहीं हाथ लगा सकता है। लेकिन ये देखोगे सुप्रीम कोर्ट बोला है कि हमारा ये तो मतलब की अधिकार है ना भाई, कि किसी की कानून को हम रिव्यू कर सकते हैं, ये कैसे लिया जा सकता है। इसलिए 24 अप्रैल को केशवानंद भारती केस द्वारा बोला गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई कानून इसमें डाला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है, ठीक। 10वीं अनुसूची देखोगे 52वां संविधान संशोधन द्वारा
और ये जो जोड़ा गया था ये पहला संविधान संशोधन, मतलब प्रथम प्रथम द्वारा। ये 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1900 आपको देखोगे कब जोड़ा गया था, 1985 में, दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, अनुच्छेद पूछे आर्टिकल, तो आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक देखने को मिलता है, ए से लेके ओ तक। मतलब अनुसूची पूछे तो 11वां हो जाएगा, भाग पूछे भाग 9 में देखने को मिलता है। और 12वीं अनुसूची देखोगे भाग पूछे तो भाग 9 के कम देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछे कि ये कब जोड़ा गया था, 74वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उसी समय ये सब देखने को मिलता है। ठीक, ये 12वां अनुसूची हो गया। और 8 अनुसूची तो पता ही होगा तुम लोगों को। चलो, हलवा हलवा क्वेश्चन है, हलवा हलवा क्वेश्चन देखो। 23 देखो, 23 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या टोटल जो है, पहले जो भाषा संख्या वो 14 था। 21वां संविधान संशोधन सिंधी जोड़ा गया था। फिर देखोगे इसके बाद 71वां संविधान संशोधन द्वारा आपको आपको नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी जोड़ा गया। फिर बाद में देखोगे आपको 52वां संविधान संशोधन हुआ है। फिर देखोगे 2003 में एक संविधान संशोधन होता है ये, और इसमें आपको देखो जोड़ा जाता है मैथिली, डोंगरी, बोगो, बोडो और संथाली, 4 इसमें जोड़ दिया जाता है। टोटल अभी 22 हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे आपको? 22 भाषा हो जाएंगे। भाषा देख जाए तो अभी 22 है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, अभी जो देखा जाता है। हाँ, चलो। सर हम कोर्स से परचेज किए हैं फिर भी परचेज करने का बोल रहा है। मैं फिर पहले भी बता दिया कि अब आप लोग बिहार पुलिस वाला जो कोर्स है उसे मत लीजिए, नया कोर्स आएगा, ठीक ना। क्योंकि बाय द मान लो कि जो पहले कोर्स परचेज किए थे उसका टाइम जो मैं लिमिट किया था एग्जाम बाद तक, फिर बीच में आप देखोगे पेपर जो हुआ था उसके बाद क्या होता, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि मैंने आगे डेट एक्सटेंड कर दिया, तो वो उसी समय का पैसा टैक्स काटा था। अब मैंने जाना नहीं और एक्सटेंड भी कर दिया कि लड़के चलो अपना आगे तक देखेंगे, और उसमें से बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन एक दो दो के साथ प्रॉब्लम आ रहा है कि जब वो बात टैक्स का आ रहा है, क्योंकि वो पैसा तो सरकार टैक्स काटने में ना हमारा है ना आपका है, कुछ किसी का नहीं है, सबको निपटाएगा। ये देखो 24 देख लो, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, मैंने ट्रिक बताया था एटीएम में। एटीएम मतलब कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। यहाँ पर मणिपुर नहीं है, देख लेना। ये आपको कौन सी अनुसूची में देखने को मिलेगा? ये 6वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के जो प्रशासन के बारे में बताया है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, ये कौन सी सूची में मिलता है? 6ठी अनुसूची में मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची, चलो, 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची अभी मैंने बताया, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, राज सूची आपको है, केंद्र सूची है और समवर्ती सूची। यानी कि इसमें क्या क्या आ जाएगा? शक्तियों का बंटवारा है। यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, बी। और जो केंद्र और राज्य के बीच में 7वीं अनुसूची में बंटवारा दिया गया है, केंद्र सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, अगर इन तीनों सूचियों में वो सब्जेक्ट विषय नहीं है तो, और नया नया वो सब्जेक्ट निकल कर आता है, तो वो डाल दिया जाता है अपशिष्ट सूची के अंतर्गत। ठीक, और वो संसद के पास उसके कानून बनाने का अधिकार होता है। क्वेश्चन 27 देख लो, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल संबंधी विषय का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विषय से संबंधित प्रावधान है? तो दल बदलू वाला मैंने बताया था आप लोगों को, 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था 1952 द्वारा, 1985 में जोड़ा गया था, संविधान संशोधन 52वां हुआ था। ठीक, दल बदलू कानून वाला, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषय कानून, देखो अवशिष्ट विषय हो गया, यानी कि जो बचा हुआ विषय है, जो केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची दोनों से तीनों से बचा हुआ सब्जेक्ट है, ये हो जाता है अवशिष्ट सूची, और ये हो जाएगा संसद के बाद। लेकिन जब संविधान बनने के बाद ये संसद के पास शक्ति चला गया ना, जब अंग्रेज जो थे उस समय ये किसके पास शक्ति रहता था? तो गवर्नर के पास रहता था, गवर्नर जनरल के पास रहता था, यानी वायसराय के पास रहता था, ऐसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो, निजता के अधिकार, निजता के अधिकार, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी जो हो जाएगा, ये किसके अंतर्गत आता है? राइट टू प्राइवेसी जो आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। जीने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, शुद्ध पानी पीने का अधिकार, आवाज से मतलब कि ज्यादा डेसिबल का आवाज है उसके विरुद्ध में अधिकार, ये सभी अधिकार जो आते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक,
एक बार यशवंत कुमार तुम्हारा जवाब दे दिए तो 20 बार कमेंट करोगे तो फिर गायब हो जाओगे कमेंट बॉक्स से भी, ठीक। एक बार बोल दिए तो नहीं तुम्हारा कान में जा रहा है। एक बार बोल दिया ना कि प्रॉब्लम जो हुआ है वो शुरू से प्रॉब्लम हो गया है, जब डेट आगे एक्सटेंड किया गया तो। क्वेश्चन लगाने दो लड़कों को। आई लव यू बोलने वाला अधिकार, हाँ, राजेश यादव, देख लो। कुछ आए चाहे ना आएगा, आई लव यू बोलने वाला इसको अधिकार चाहिए ना। है तो जूता खाने वाला भी अधिकार है, वो सरकार दे रखा है बाबू माई को, ठीक ना। यानी कि जूता बजाने वाला अधिकार, जो अधिकार मांग रहे हैं उसको खाने वाला अधिकार। अगर तुम किसी के लड़की को जाकर आई लव यू बोलोगे तो उसके सैंडल जो है ना वो चिपकाने के लिए गाल पर तैयार रहना, अगर वो रिवर्स में किक मारती है तो। अगर ठीक है, चल रहा है पहले से हाथ हिलाना, चल रहा है पटरी पर ट्रेन है तो ठीक है, वरना अगर नहीं है तो उसको भी सैंडल निकालकर 4 सैंडल मारने का अधिकार दिया है संविधान ने, और इसी आर्टिकल के तहत दिया है। इसी आर्टिकल के तहत उसको भी अधिकार दिया है कि छेड़छाड़ी करोगे और मेरे अधिकार में उल्लंघन करोगे तो हम सैंडल से तुम्हारा स्वागत करेंगे, ठीक। चलो, इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार का प्रावधान करता है। समता, समता या समानता के जो अधिकार है, ये देखोगे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, इसमें आर्टिकल 14 दिया है, कानून के समक्ष समता, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। मनपसंद शादी का अधिकार यूपीएससी में आया था, बच्चों ने इतना आर्टिकल लगा दिया था बहुतों ने। हाँ, मनपसंद शादी का अधिकार ठीक है, मनपसंद शादी का अधिकार तो कर ही सकते हो। स्वयंवर का अधिकार, जैसे लोग स्वयंवर रचाते हैं, वो अधिकार है उनको कि हम अपना स्वयंवर के थ्रू लड़की को मनपसंद चुने। अंबानी जी जो थे वो क्या किए थे, मुकेश जो अंबानी है वो स्वयंवर ही ना रचाए थे ना, ठीक। तो आप उसे कर सकते हो। भी तो है ना है कि किसी को कह दोगे ओकरा हमरा वो पसंद है, अपने चोखा जिसन मुंह रखले बड़ा भिंडी जिसन लड़की के कहता कि ना हमरा वो चाहिए, तो कैसे हो जाई। आज तक आलू और भिंडी के शादी देखले बड़ा होइल बा ना ना। अपने आलू जैसन बड़ा, सामने वाला भिंडी भी है, लिबिर लिबिर पहले ही उकैले रही। अब तू बड़ा कि सनैबा तो तू लिबिर लिबिर हो जीबा, तो दोनों लिबिर लिबिर ना चली, फिर खइबे मजे ना आई, कभी मजे ना आई। तो मजे में नहीं कि टेस्ट लेता नहीं, आ कौन एकरा में लिबिर लिबिर के लिए है। हाँ, तो दोनों बात सबके समझ के चला। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान के निर्माण में कहा गया कि यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय, संविधान निर्माता ने कहा था। संविधान निर्माता ने जो कहा था कि ये वो संविधान की आत्मा है और उसका हृदय है। आर्टिकल 32 के तहत देखोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को, माफ करना, संविधानिक जो है उपचार का अधिकार, यानी कि अगर फंडामेंटल राइट अगर तुम्हारा उल्लंघन होता है तो ये इसके आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत। इसे संविधान की आत्मा कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, संविधानिक उपचारों का अधिकार, डी हो जाएगा, डी। और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 का, तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हो। चलो 32, किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, ये बता दो। सर रजाई में घुस कर देख रहे हैं, बहुत ठंडा लग रहा है, क्या करे, बहुत तकलीफ होता है सर जी सिंगल लाइफ में। एगो कुत्ता के लेके पकड़ के सुतो। अगर तुम्हारा लाइफ सिंगल है तो कहूँ भैंस के जाओ, मतलब अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि डबल लाइफ बहुत अच्छा होता है तो तुम आजमा सकते हो, कहीं जाओ, कहीं देखो तबेला उबेला होगा, भैंस सोई होगी या गाय सोई होगी, उसके साथ सो कर देख लो तो पता चल जाएगा कि सिंगल लाइफ में कि डबल लाइफ में है, ठीक। या कहीं जाकर गढ़ी में सुअर उअर होगा, ये नाला में सुअर यहाँ पर पट्टा में कहता है तो बोलो दूगो ट्रक भेजवा दे तुमको, बढ़िया लगेगा, मजा आएगा तुमको, क्या दिक्कत है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया था हमारे मूल संविधान में नहीं था, यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ठीक। शोर्स समिति ने सिफारिश किया था और यह संविधान के भाग भाग मैंने अभी बताया आप लोगों को 4A में देखने को मिलेगा और आर्टिकल 51 के A में देखने को मिलेगा। अभी 11 मूल कर्तव्य है, ठीक। यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है ये, शोर्स समिति ने सिफारिश किया था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33 देख लो। इनमें से कौन से रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय के आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है, और ये इसलिए जारी किया जाता है कि तुम्हारा औकात नहीं था काम करने के लिए, लेकिन फिर भी तुमने ये काम किया, इसलिए ये जो वर्डिक्ट है इसे हम रद्द करते हैं और ये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो जारी करता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो जारी करता है, ये उत्प्रेषण रिट होता है, उत्प्रेषण इसे कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लो। इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। देखो हमारा मूल संविधान में 7 अधिकार दिए गए थे, मूल जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन ये 7वां अधिकार आर्टिकल 19 के F में आपका वर्णन था और आर्टिकल 31 में वर्णन था।
अब ये देखोगे ये हटा दिया गया, कब हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे हटा दिया गया और इसे कहां भेज दिया गया? आर्टिकल 300A में भेज दिया गया और इसे लीगल राइट बना दिया गया। और भाग पूछे तो भाग इसे 12 में डाल दिया गया। ठीक, लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके आंसर क्या हो जाएगा? आपको 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया। अभी 6 मूल अधिकार आपके पास है, यानी मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 35, कल्याणकारी राज्य का विचार कहां निहित है? कल्याणकारी राज्य का जो विचार है ये कहां से? कल्याण करने के लिए जो राज्य है यह है आपको डीपीएसपी में। राज्य के नीति निश्चित तत्व में है, जो कि संविधान के भाग 4 में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसमें देखने को मिलेगा। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। क्वेश्चन देखो 36, इनमें से कौन अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निश्चित तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाते हैं, इन्फोर्सेबल नहीं है। ये कौन से द्वारा आपको? तो राज्य के नीति निश्चित तत्व ये जो है नहीं लागू किए जा सकते हैं। ये कौन से? आपको आर्टिकल 37 में मिलेगा। इन्फोर्सेबल नहीं है। वही फंडामेंटल राइट जो है ये आपको देखोगे कि इसको मिला हुआ है, कानूनी आपको मिला हुआ है कि अगर उल्लंघन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, लेकिन ये राज्य के नीति निश्चित तत्व को नहीं मिला हुआ है। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर आगे देखो 37, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को निर्देश देता है कि ग्राम पंचायत के गठन करे? ग्राम पंचायत के बारे में आर्टिकल 40 में उल्लेख है और यह संविधान में जो जोड़ा गया था, यह महात्मा गांधी का विचार था। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के बारे में आपको उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38, भारत सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार के संवैधानिक या भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष, तीनों सेनाओं के प्रमुख, ये जो भी होते हैं भारत के प्रथम नागरिक, ये राष्ट्रपति होते हैं, यानी महामहिम होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, कार्यपालिका प्रमुख। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ठीक, क्वेश्चन 39, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति अगर कोई बनना चाह रहा है तो उसे भारत के नागरिक होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य चुनने की योग्यता होनी चाहिए और उसका उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए भी, उपराष्ट्रपति के लिए और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष कम से कम उम्र चाहिए। 18 वर्ष किसको चाहिए? वोट डालने के लिए। जो आर्टिकल 226 के तहत तुम वोट डालते हो, तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए और तुम 18 वर्ष उम्र हो तो तुम वोट डाल सकते हो लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में या पंचायत के चुनाव में। 30 वर्ष क्या होता है? ये आपको राज्यसभा और राज्य में जो विधान परिषद है उसके लिए न्यूनतम आयु। 25 वर्ष क्या होता है? लोकसभा और राज्य की विधानसभा जो है उसके लिए आपको आयु होता है। मुखिया में खड़ा होना चाहते हो, 21 वर्ष तुम्हारा कम से कम आयु चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 देख लो, राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वो किसे देगा? राष्ट्रपति जो होता है अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करना चाहता है तो राष्ट्रपति को देना चाहता है। और आर्टिकल 71 के तहत देखोगे ये दोनों को अगर कोई इनके चुनाव संबंधी विवाद होता है तो उसका अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, आर्टिकल 71 के तहत। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, और इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, और ये आपको भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। क्वेश्चन नंबर 42, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति नहीं है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष, उन्हें ही हम लोग क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति कहते हैं, जो कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष या सभापतित्व करते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। 42 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, इसमें से कौन से व्यक्ति का नाम है? इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। एस राधाकृष्णन भारत के पहले आपको उपराष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पर नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, अपने बिहार से। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य पदयोचित कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद के सदस्य को हटा सकता है। जब मंत्रिपरिषद के सदस्य को हटाना होता है तो उसमें प्रधानमंत्री से सलाह लेता है, यानी कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर वो हटा सकते हैं। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 45, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी के बारे में देखोगे आर्टिकल 76 में उल्लेख है। ये भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पद अपना पद धारण करते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, और राष्ट्रपति इनको हटा भी सकते हैं महान्यायवादी को। और ये महान्यायवादी बनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता आपकी होनी चाहिए। इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, और महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकता है, बैठ सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। इस बात को ध्यान में रखिए। चलो आगे चलते हैं। भारत में नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की कार्य अवधि कितनी होती है? तो भारत में नियंत्रक यानी कैग के बारे में बात कर रहा है, सीएजी के बारे में बात कर रहा है, कैग का
ये तुम्हारे पैसे का निरीक्षक संरक्षक होता है, यानी देखता है तुम्हारा पैसा कहीं गलत जगह यूज तो नहीं हो गया ना, हिसाब किताब रखता है। वॉचडॉग ऑफ इंडियन मनी पर्स ये होता है। तो ये जो होता है 6 वर्षों या 65 वर्षों जो भी पहले हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 148 से लेके 151 तक आपको कैग के बारे में आपको उल्लेखित किया गया है। इसके आंसर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47। संसद में शामिल होते हैं, संसद देखोगे ये आपको आर्टिकल 79 में देखोगे संसद के बारे में दिया है, जिसमें देखोगे राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा सदन आपको, लोकसभा सदन और आपको राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, संसद का निर्माण करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 48 देखो, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा जो होता है ये आपको उच्च सदन है, इसके बारे में आर्टिकल 80 में देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, ठीक। और इसको बनने के लिए न्यूनतम आपको आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, और राज्य के विधान परिषद जो है उसके भी बनने के लिए 30 वर्ष ही होनी चाहिए, तो 30 वर्ष हो जाएगा। कार्यकाल होता है जो राज्यसभा के सदस्यों का वो होता है 6 वर्ष। बट अगर पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो राज्यसभा तो एक अस्थायी सदन है, तो उसका कार्यकाल क्या होगा, वो एक अस्थायी सदन है। उसके सदस्य का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष, और प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 वर्ष में आपको बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता, ये बताना है। तो बताइए, ये आंसर लगाओ तुम लोग क्वेश्चन नंबर 49 का सोचकर। अध्यक्ष उस सदन का नहीं होता है, ये आपको राज्यसभा का, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वही तो अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा का, लेकिन ये उपराष्ट्रपति होते हैं, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, क्योंकि इसमें भाग कौन कौन लेता है चुने के लिए, राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के सभी सदस्य दोनों भाग लेते हैं इनको, ठीक ना। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी, उपराष्ट्रपति। चुनाव होता है आपको उपराष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर 50, राज्यसभा को कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष में आपको 6 वर्ष जिनका पूरा हो जाता है, एक सर्कल की तरह चलता है, एक एक तिहाई कर वो जो होता है आप देखोगे 1/3 सदस्य प्रत्येक 6 वर्ष में, प्रत्येक 6 मतलब 6 वर्ष इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष में ऐसे आपको 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, जिनका 6 साल कार्य पूरा हो जाता है, वो खत्म हो जाता है उनका, फिर उनके जगह पर फिर से राज्यसभा का चुनाव होता है नए सदस्य के लिए। इसलिए देखोगे कि ये अस्थायी सदन है, सर्कुलर पाथ की तरह ये काम करता है, और इसीलिए देखोगे कि हमेशा हर 2 साल के बाद पता चलता है कि ई राज्य में राज्यसभा के चुनाव है, ई राज्य में राज्यसभा के जो सदस्य भेजे जाएंगे, ये सब आपको देखने को मिलता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51, संविधान के कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संदर्भित है? संविधान के कौन सा अनुच्छेद होता है जो धन विधेयक है? तो आर्टिकल 110 में देखोगे धन विधेयक के बारे में दिया गया है। धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक बताता है कि कौन कौन बताता है कि यह धन विधेयक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष और राष्ट्रपति की अनुमति के साथ ही आपको पेश किया जाता है लोकसभा में धन विधेयक, और लोकसभा को ज्यादा शक्ति दिया गया है धन विधेयक के मामले में। धन विधेयक को अनुमोदन करने के लिए या कुछ सुझाव देने के लिए कि बदल दो कुछ इसमें से प्रावधान, मात्र राज्यसभा को 14 दिन का समय है, लेकिन अगर 14 दिन में ठीक है मानेगा लोकसभा इनका बात राज्यसभा को तो ठीक है, नहीं भी मानेगा तो राज्यसभा से पारित माना जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, संसद सदस्य को उसकी सदस्यता से निलंबित कर दिया जाएगा यदि वो लगातार, संसद के सदस्य जो है उनकी सदस्यता निलंबित कर दी जाएगी अगर लगातार वो 60 दिनों तक, यानी कि लगभग 2 महीना, यानी 60 दिन में याद रखना, 60 दिन याद रखना, ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी, क्योंकि महीने में आपको कोई महीना 31 का होता है, कोई महीना 30 का होता है, कोई महीना 28 का होता है, इसलिए देखोगे कि यहाँ पर 60 दिन इन लगातार अगर अनुपस्थित रहते हैं तो इनकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 53, लोकसभा की कार्यवाही बंद करने के लिए गणपूर्ति कोरम कितनी चाहिए? हलवा क्वेश्चन। गणपूर्ति चाहिए किसी भी सदन की शुरुआत करने के लिए चाहिए होता है उस सदन का 1/10, जैसे लोकसभा हुआ, राज्यसभा हुआ, राज्य में विधान परिषद हुआ, विधानसभा हुआ, ये 1/10 इनकी चाहिए होता है, यानी कि 1/10 चाहिए होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। गणपूर्ति में हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है सर, प्लीज हार्ड क्वेश्चन करा दीजिए। ये देखो, कभी हार्ड क्वेश्चन करा दीजिए, कभी सर जी बहुत ही हार्ड क्वेश्चन करा रहे। अरे तुम लोगों को हम जो कराते हैं क्वेश्चन, तुम लोगों को सोमवार से यानी मंडे से लेके शुक्रवार तक जो हम क्वेश्चन कराते हैं फ्राइडे तक, वो तुम्हारा क्या कराते हैं, तो क्वेश्चन फुल टेस्ट, तो हार्ड क्वेश्चन करा में तो तुम लोग का हालत खराब हो जाता है। अरे कुछ आसान भी देखते चलो, कुछ मॉडरेट भी देखते चलो, कुछ हार्ड भी देखते चलो। एक बात बताओ, सब बुढ़वे तैयारी थोड़ा ना करता है, तब 3 बार दे दिए हो तो मुझ पर घी लगाकर ताव दे रहे हो कि अरे सर जी हमली खाती बहुत आसान है, हम लोग तो मार देंगे। अरे तुम ये भी तो समझो कि बुजुर्ग हो चुके हो,
3-4 बार से एग्जामें दे रहे हो, और नायकन जो इस बार एग्जाम के फॉर्म भरे होंगे, जो 2022 में पास हुए होंगे, उनके क्या हो रहा होगा? जो 6 महीने से मात्र तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा? उनको तो उड़ने लगेगा एकदम ऊपर से। बहुत सी लड़कियां होती है जो बोलती है कि सर जी बेसिक हमारा सही नहीं है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए। हाँ, पीएससी के लिए होगा, होगा रोशन। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी हो जाएगा, सी। मैं ला रहा हूँ बीएसएससी के लिए, जल्दी क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। यूट्यूब पर एक सेक्शन लूंगा आपको, एक सेक्शन सर लेंगे मैथ और रीजनिंग का, एक सेक्शन मैं ले लूंगा आपका, आपको जो होगा जीके और जीएस का। संसदीय शब्दावली में सत्रवासन, सत्रवासन माने समाप्त कर देना, कौन करता है? सत्रवासन जो हो जाएगा यानी संसद के सत्र को अंत होना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। 55, संसदीय की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संसद के लोक लेखा समिति के जो है अध्यक्ष जो नियुक्त किए जाते हैं, बताना है लोक लेखा समिति। तो संसद की लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, ये लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 22, 22 सदस्य होते हैं। राज्यसभा से 7 होते हैं और आपको लोकसभा से 15 होते हैं। वही प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी अस्थायी समिति है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, सभी के सभी लोकसभा से। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? अब देखो यहाँ पर आ गया प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आप लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति जो अभी मैंने बताया, प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपको मैंने क्या बताया अभी, 7 राज्यसभा से होते हैं और 15 आपको लोकसभा से होते हैं। ठीक, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या है कि रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति करता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन से भारत में संचित निधि के संरक्षक हैं? संचित निधि के संरक्षक कौन सा है ये बताना है। भारत में संरक्षक कौन सा है ये बताइए। संचित निधि के संरक्षक कौन हो जाएंगे इसमें? हलवा क्वेश्चन है, लगाइए थोड़ा। तो क्या हो जाएगा? संसद। संचित संचित निधि के संरक्षक कौन है? बिना इनके मतलब काम, इनके सुझाव के या धन कैसे निकाल सकते हैं उसे? ठीक, यानी संसद हो जाएंगे, ये संरक्षक होते हैं संचित निधि। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी। 58, राज्यपाल को आर्टिकल 266 में मिलेगा संचित निधि के बारे में पढ़ने को आपको। चलो, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? चलो लगाओ, तो क्वेश्चन लगाओ, देखते हैं। चलो लगाओ, 30 मार्क खा बबुआ नुनुआ, सब क्वेश्चन लगाओ तो तू सबका देखते हैं क्या हाल है। उप प्रधानमंत्री के बारे में कोई अनुच्छेद में नहीं दिया गया है। उप प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री के बारे में कोई ऐसा पद नहीं है आपको जो आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक, तो कोई अनुच्छेद में नहीं मिलेगा। संघ सरकार की विशेषता और विकेंद्रीकरण, क्या बोल रही हो? संघ सरकार की और सत्ता का विकेंद्रीकरण कहीं होता है? नहीं। संघ सरकार की विशेषता जो हो गया, ये संघात्मक शासन में एक देखा जाता है कि सत्ता को विकेंद्रित कर दिया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है। विकेंद्रीकरण मतलब कि सत्ता को निचले से निचले स्तर तक ले जाना। तो विकेंद्रीकरण कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा पंचायती राज जो है, ये भारत की विशेषता देखने को मिलता है, क्या और देशों में थोड़े ना मिलता है? तो विकेंद्रीकरण हमारे यहाँ पंचायती राज तक देखने को मिलता है, पहला ऐसा देश है भारत। और अगर संघात्मक शासन किया जाए तो राज्य और केंद्रों के बीच में शक्तियों का बंटवारा और देशों में देखने को मिलता है, तो दोनों में अंतर है। क्या आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन गोपनीयता और आपको ये कौन दिलाते हैं? आपको जिस राज्य में होंगे ये नियुक्त, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश। 58 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उच्च न्यायालय के। क्वेश्चन नंबर 59, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? ये महिला जो है 1925 के कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था कानपुर वाला, उसमें पहली भारतीय महिला बनी थी ये अध्यक्षता करने वाली। और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगी? ये हो जाएंगी सुचिता कृपलानी हो जाएंगी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन और उसको समाप्त किया जा सकता है? गठन भी किया जाएगा, जो विधानसभा पारित कर भेजेगा संसद कर सकता है, और समाप्ति भी। ये देखोगे ये अनुच्छेद 169 में दिया हुआ है विधान परिषद के बारे में। अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है,
बिहार में है अपना, उत्तर प्रदेश में अपना है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है। ऐसे 6 राज्यों में विधान परिषद। अब यही क्वेश्चन पूछा था कि विधान परिषद के कितने न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं, तो 40। कितने अधिकतम सदस्य होते हैं, तो उस विधान, जिस राज्य में बात करें विधान परिषद, उस राज्य के विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकते हैं। ठीक, न्यूनतम 40। वही विधानसभा के न्यूनतम सदस्य संख्या कितना हो सकता है, 60 हो सकता है। अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना हो सकता है, 500 होता है। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, 550 अभी के डेट में। और आप देखोगे कि जो राज्य में जो राज्यसभा के 250 हो सकते हैं। ये कब तक देखने को मिलेंगे, 2026 तक। कब तक मिलेंगे, 2026 तक यथावत सीट देखने को मिलता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। कहां तक थे जी? अच्छा, ये देखो 61। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में आर्टिकल 124 में दिया हुआ है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा आर्टिकल 124 फर्स्ट के तहत, आप देखोगे राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अभी टोटल कितने न्यायाधीश है, 34 गो है। 33 गो न्यायाधीश है और प्लस एक और मुख्य न्यायाधीश है। क्वेश्चन नंबर 62, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? उच्चतम न्यायालय के पूछ रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट की पूछ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है फातिमा बीबी। अभी फिलहाल में इनका निधन हुआ है ना, तो फातिमा बीबी। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 63, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते किस पर आधारित होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के वेतन और भत्ते किस पर आधारित होते हैं? तो ये होते हैं संचित निधि पर। भारत के संचित निधि आर्टिकल 266, इसमें ही आपको सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश और वेतन और भत्ते भारित होते हैं। इसके आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 64, भारतीय संविधान के अंतिम व्याख्याकार कौन होता है, जो कोई व्याख्या करता है भारतीय संविधान का? तो भारतीय संविधान का व्याख्या करने के लिए 5 न्यायाधीश कम से कम होनी चाहिए। अभी तक सबसे बड़ी बेंच बनी थी, 13 जजों की बेंच बनी थी आपको केशवानंद भारती केस में 1973 में। तो बेसिक स्ट्रक्चर वाला बात निकल कर आया था। सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, संरक्षक भी होता है और व्याख्याकार भी होता है। क्वेश्चन नंबर 65, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किया गया था? तो कलकत्ता में आपको आया था एक रेगुलेट करने के लिए एक्ट आया था, 1773 का एक्ट आया था कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। और इसके द्वारा एलिजा एम्पे को आपको 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में हुआ था, एलिजा एम्पे इसके आपको मुख्य न्यायाधीश बने थे। 65 के आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देख लो, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? सर बिहार सरकार हम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, टीचर में बीईडी क्यों मांगा? सर 12th पास ठीक था। अच्छा, अब एक में बिहार सरकार के जाके बोले ला, अब हम इस तरह में क्या कर सकते हैं बताओ। आज कहाँ गए थे, आज गए थे मरीन ड्राइव घूमने के लिए। बड़ी दिन से पटना में इतना दिन से थे, लेकिन मरीन ड्राइव नहीं गए। एकदम गॉइल हमार बर्बाद हो गई। ठीक ना, मरीन ड्राइव कुछ नहीं के भैया, मरीन ड्राइव हाईवे हो उतना तो हमार बढ़िया सासाराम वाला हाईवे बा, भभुआ सासाराम हाईवे, ओकरा ले बढ़िया। और का लोग कैले बा, जे चाउमीन के, ओ जे चाय के, ओ जे चाय के, चाउमीन के, मैगी के दुकान बा, आ एक किनार थोड़ा से खाई बा, वो किनार थोड़ा से गंगा मैया थोड़ा से दूर दिखाई दे तड़ी, उहे का तो मरीन ड्राइव है। हम कहिए सोचत रही का चीज है, का चीज है। फिर आज जब गईनी तो कनी एकरा ले बढ़िया तो हमार गौवा यानी सासाराम के नहरिया बा, ओकरा के जुहू बीच भी घोषित कर देवे के चाहिए। जब हईसन मरीन ड्राइव हो सकता तो हमारे सासाराम के नहरिया किनारे चाय बेचता है, सब लड़का बैठता है, पढ़ाई करता है, तो ओकरा के तो जुहू बीच घोषित कर देवे के चाहिए। ई सब बुड़बक बना दिया, ठीक ना, झोल कर दिया, एकदम ठगिस हो गया, एकदम ठग दिया लोग। फिर गांधी मैदान में गए तो थोड़ा बहुत गाना लोग गा रहा था, थोड़ा बहुत मस्ती हुआ, फिर घूम घाम के चले आए। अब ओकरे में आकर देख रहे हैं तो फलतुआ में लोग अफवाह उड़ाया है टेलीग्राम में, आए कि सर जी के कोनो चमेलिया है, चमेलिया ऐसा कोनो बात ना भाई, मैं सिंगल बॉय। तुम लोग मेरे कंपेयर किसी और से मत किया करो, ठीक, टोटली रॉन्ग। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के प्रस्ताव किसने पेश किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने पेश किया था 1957 में। ठीक, बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज, और अशोक मेहता समिति जो है 1977 में देखोगे 2 स्तरीय पंचायती राज के बारे में बात की। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज में देखोगे ग्राम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की बात किया जा रहा है। अकेले गए थे? अरे भाई गए थे, मैथ वाले सर थे, मैथ वाले भी सर थे, हम भी थे, 2 लोग और थे, सब लोग गए थे। अकेले कैसे चले जाएंगे, हमको पता भी नहीं है मरीन ड्राइव किधर है, हम अकेले कैसे जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 67,
डाल देंगे फोटो, देख लेना, तुम लोग बहुत शक करते हो। आगे देखो, अकेले गए थे? नहीं तो क्या करी, रावण के फौज लेके जाई? कहां से फौज आई हूँ? ये देखो, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय कहाँ है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या होता है, ये देख लो यहाँ पर। मतलब जो हमारे देश में लोकतंत्र है उसका विकेंद्री यानी शासन जो शक्ति है उसको एकदम तोड़ना। विकेंद्री माने केंद्र में, जैसे केंद्रीकरण क्या होता है, ये हो गया सर्कल, ये हो गया इसका केंद्र। इसके केंद्र में यानी कि कहीं ना कहीं इकट्ठा शक्ति एक जगह है जहां पर पावर सीमित है। विकेंद्रीकरण मतलब यहाँ भी शक्ति, यहाँ भी शक्ति, यानी केंद्र में कहीं और जगह बहुत जगह शक्ति हो। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो हो जाएगा हमारे स्थानीय स्वशासन में देखने को मिलता है, यानी स्थानीय सरकार में देखने को मिलता है। हमारे स्थानीय सरकार में भी त्रिस्तरीय सरकार है, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत आपको पंचायत आपको देखोगे पंचायत समिति और आपको जिला परिषद, ये तीन है ना जी, ये भी तो विकेंद्रीकरण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। देखो इसमें आपको संघीय सरकार भी दिया हुआ है, ये दिया है ना संघीय सरकार, इसमें स्थानीय सरकार भी दिया है। तो अपना भारत देश का विशेषता है कि स्थानीय जो सरकार होता है वो दिया गया है सत्ता के विकेंद्रीकरण कर कर, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर कर। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लागू हो चुका है और आर्टिकल 352 के तहत भारतीय संविधान के भाग देखोगे 12 में देखने को मिलता है। ये तीन आपको आपातकाल यानी कि आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 307 के तहत वित्तीय आपातकाल देखने को मिलता है। तो ये अभी तक 3 बार लागू हो चुका है आपको राष्ट्रीय आपातकाल। एक तो 1962 में लागू हुआ था, चाइना के साथ युद्ध हुआ था। 1971 में लागू हुआ था, आपको पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, बांग्लादेश बना था। 1975 से 77 में आपको आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी लागू की थी। ठीक, तो 3 बार लागू हो चुका है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 69, अगर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो घोषणा संसद में कितने दिन के भीतर मंजूरी देनी चाहिए, यानी संसद अनुमोदन कर दे कितने दिन के अंदर ये मंजूरी होनी चाहिए? ये आपको बात कर रहा है राष्ट्रीय आपात यानी आर्टिकल 352 की बात कर रहा है। तो आर्टिकल 352 का 1 महीने के अंदर करना है। बाकी जो आर्टिकल आपको देखो 1 महीने के अंतर्गत करना है। 2 माह किसके लिए? 2 माह, 2 माह है आर्टिकल 356 के लिए और आर्टिकल 360 के लिए। इसके अनुमोदन के लिए संसद को 2 माह का समय दिया हुआ है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। 70, भारत के राष्ट्रपति केवल लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सके हैं। भारत के राष्ट्रपति लिखित सिफारिश पर ही। गुरु सनया मैडम बोलती है कि वो ना आपको पहले संविधान द्वारा हैक कर रखी है तो आप सिंगल से ही हैं ही हंस दिला। सनया तिवारी का आज देहांत हो गया, अमित कुमार तिवारी। अरे ये हमारे नाम से कौन कमेंट के लिए ही रे? हैं? हमारे नाम से कमेंट के लिए कि सनिया तिवारी के देहांत हो गया। चलो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। चलो आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय राष्ट्रपति केवल लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी करता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके भैया? तो संघ के केंद्रीय मंत्रिमंडल। बताओ इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। चलो बताओ आंसर। कैबिनेट की सिफारिश पर ना, कैबिनेट की लिखित। हाँ, आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलो क्वेश्चन नंबर 71, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार राष्ट्रपति की वित्तीय आपात की घोषणा करता है? ये बताओ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? आर्टिकल 360 के तहत करता है और अभी तक एक भी बार ये वित्तीय आपात की घोषणा नहीं किया गया है। क्वेश्चन 72, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद ने मतदान की आयु कम कर 21 से 18 वर्ष कर दिया? 21 से 18 वर्ष कर दिया है मतदान की आयु कम कर। ठीक, ये कर दिया गया था आपको, कब किया गया था? 1989 में किया गया था ना। हाँ, 89 में किया गया था 61वां संविधान संशोधन। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका सी हो जाएगा। और इसके साथ साथ ही देखोगे निर्वाचन जो आयोग होता है पहला सिंगल था वो, लेकिन अब 3 सदस्यीय उसे बना दिया गया। एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त इसी समय आपको, मतलब 1989 से ही देखोगे तो इसके आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार को होने संबंधी है? प्रारंभिक जो शिक्षा होगा यानी प्रारंभिक शिक्षा यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष की जो शिक्षा होगा ये मूल अधिकार के तहत होगा। 86 अमेंडमेंट द्वारा 2002 में ये चीज आया है, 2002-3 में। और ये आर्टिकल 21 में इसका प्रावधान जोड़ा गया है, आर्टिकल 21 के ए कह सकते हो, आर्टिकल 21 के ए में, यानी कि 86 अमेंडमेंट द्वारा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी।
क्वेश्चन 74, भारत में प्रथम आम चुनाव और प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? भारत में प्रथम आम चुनाव भी हुआ था 1951-52 में देखोगे तो, और प्रथम संविधान संशोधन भी हुआ था, तो संशोधन हुआ था 1951 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, निम्नलिखित में से लिखित संविधान संशोधनों में से किसे लघु संविधान के रूप में? लघु संविधान के रूप में इसलिए कि संविधान में बहुत से प्रावधान हटाए गए थे, बहुत से प्रावधान जोड़े गए थे, जिसके कारण इस संविधान को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, इस संशोधन को। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सी हो जाएगा। एक बार वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग मिलजुल कर। नुनुआ एक बार लाइक कर दो। चलो आगे चलते हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार। तुम लोग बताओ, कल भी क्लास रखे? कल क्लास रखे कि छुट्टी चाहिए तुम लोग को? बताओ कमेंट कर। कल क्लास रखी या छुट्टी चाहिए? हम सोचते हैं ना कि हमारे एकदम मोछ होना चाहिए भगत सिंह नियन, लेकिन अफसोस की बात है कि मोछो एकदम ब्राउन ब्राउनर कलर का है, यानी कि मोछो एकदम बोरे जमता है। अब कैसे हम रख सकते हैं? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है? हाँ बोलिए, क्लास करा रहे हैं, अभी क्लास करा रहे हैं, सर से पूछिए। चलो, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान का संशोधन किया जाता है? तो अनुच्छेद देखोगे 368 के तहत भारतीय संविधान के भाग 20 में देखने को ये मिलता है। ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। संविधान संशोधन के बारे में पूछ रहा था ना, इस अनुच्छेद के तहत। 77, मत देने का अधिकार देखोगे, मत देने का अधिकार जो है आर्टिकल 226 में है, और आपको मत देने का अधिकार 1950 वाला जो नियम है उसके तहत दिया जाता है, तो 1950 51 वाला। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो तुम मत देते हो एक प्रकार का लीगल राइट है, और ये आर्टिकल 226 के तहत देते हो। और मत देने का अधिकार लीगल माने कि कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, साथ में तुम्हारा कानूनी अधिकार भी है। और एक प्रकार का ये क्या है? पॉलिटिकल राइट है, पॉलिटिकल राइट है। यानी मत देने का अधिकार तुम ये नहीं बोल सकते कि मौलिक अधिकार है, क्योंकि मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर सीधे तुम आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हो, लेकिन मत देने का अधिकार के उल्लंघन होने पर तुम नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। कब जाओगे? इसका लीगल रूप से जाओगे, यानी संवैधानिक उपचार के तहत तुम नहीं जाओगे, लीगल राइट से होकर जाओगे, यानी कानूनी अधिकार। क्योंकि कानून बनाया गया है ना, रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो बनाया गया है उसके अनुसार ही तुमको शक्ति दिया गया है, और इसमें यह नहीं है कि सभी को दे दिया गया है। जिसका 18 वर्ष की उम्र ज्यादा हो, जिसका वोटर लिस्ट में नाम हो, वही मत दे सकता है, इसलिए ये लीगल राइट है, ठीक, यानी कानूनी। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि इसमें कौन हो जाएगा? राजनीतिक अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है तुमको तो राजनीतिक अधिकार हो जाएगा। यही आपको ऑप्शन में ये 3 दिया है, यहाँ पर संवैधानिक अधिकार तो भी लगा सकते हैं। ऑप्शन में सभी दिया है, उसमें विधिक अधिकार दिया है तो विधिक लगा सकते हो, यानी कानूनी, विधिक, लीगल, ये तीनों सब दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है? तो कौन सी सिफारिश करता है कि राज्य को अनुदान दिया जाता है? तो इसका काम ही है वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग। वित्त आयोग है, आर्टिकल 280 में देखने को मिलता है वित्त आयोग के बारे में। अभी 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है नंद किशोर सिंह है, यानी एनके सिंह है। ये केंद्र और राज्यों के बीच पैसे के बंटवारा कैसे होगा टैक्स से, ये सब बारे में बताते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 79, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम वित्त आयोग का जो गठन किया गया था, केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। और प्रथम वित्त आयोग का गठन जो किया गया था ये बताना है 1951 में किया गया था ना, कि 1950 में किया गया था? बताओ तो तुम लोग क्या कमेंट कर रहे हो? लो लो लो, चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलो ठीक है, एक कमेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, देख लो, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग जो होता है इसका गठन जो करता है ये करते हैं कौन? ऑब्वियस सी बात है, इसका जो गठन करेंगे महामहिम करेंगे, यानी राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 81, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? चुनाव आयोग, चुनाव आयोग जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग जिसे बोला जाता है, जो कि संसद के सदस्यों का चुनाव कराता है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, राज्य की विधानसभा का चुनाव कराता है, राज्य की विधान परिषद का चुनाव कराता है। ये जो हो जाएगा अनुच्छेद 324 के तहत आपको देखोगे इसका गठन किया गया। आगे देखते हैं, संवैधानिक बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 82 देख लो, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो होते हैं, यानी यूपीएससी के सदस्य आप बोल सकते हो, इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी सबसे पहले प्राप्त कर लो, 6 वर्ष और 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 83, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामले को देखता है? जिसे एनजीटी कहा जाता है, एनजीटी। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो होता है एनजीटी जिसे कहा जाता है,
वो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा और इसकी स्थापना 2010 में हुआ था। और ये आपको कैसी मामला का दिखता है, सभी ऑप्शन देख लो भैया, ऑप्शन छिप गया, ये देख लो, ये देखता है, ये वन पर्यावरण संबंधी मामले आते हैं उनका आपको निवारण करता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, भारत का योजना आयोग, भारत की योजना आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया था आपको, भारतीय योजना आयोग का गठन 15 मार्च को किया गया था, 15 मार्च 1951 को किया गया था। ठीक, इसके जगह पर 15 मार्च को किया गया था 1950 में ना, क्यों सुनना। अब ये देखो, इसके जगह पर आपको 1 जैन 1915 को, इसका आपको जगह 1915 का आएगा, 2015, सॉरी 2015 ना, 1915 कहां से, 2015 को देखोगे इसे नीति आयोग बना दिया गया था। अब ये एक संवैधानिक निकाय है, एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है, एक संविधिक निकाय है, एक गैर संविधानिक निकाय है। अब दोनों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखो क्या पढ़ रहा है। अब यहां से जो लड़ रहा है उसे ध्यानपूर्वक एलिमिनेट कर दो। ये कैसा है, एक गैर संविधानिक निकाय है, एक कैसा है, एक गैर संविधानिक निकाय है। ठीक, ये संविधान में इसका वर्णन देखने को नहीं मिलता है, संविधान में इसका वर्णन नहीं देखने को मिलता है। 85 देखो, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ऑब्वियस सी बात है, ये राष्ट्रपति करेंगे, संविधानिक बॉडी है ना। 86, भारत के संसद द्वारा दल बदल कानून किस वर्ष पारित किया गया, तो भारत के संसद द्वारा दल बदल जो कानून पारित किया गया था, यह किस वर्ष पारित किया गया था, 1984 में, 1985 में किया गया था ना। 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 87, पहले क्या होता ना कि 1 जनवरी आता था तो वेट वो आता था, ग्रीटिंग कार्ड आता था, तो ग्रीटिंग कार्ड आता था, और ग्रीटिंग कार्ड आता था ना, तो पहले क्या होता था कि 1 जनवरी जैसा आता था, ग्रीटिंग कार्ड लिखना होता था। तो वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, तो हमारा कितना बढ़िया बढ़िया ग्रीटिंग कार्ड लिखता था, हम उसको लिखते थे, हम 5 रुपया का देते थे, उधर तो 100 रुपया का देता था, मतलब बहुत पहले ज्यादा 100 रुपया का वैल्यू था ना। तो मेरा दोस्त था, फेवरेट दोस्त था, हम उसको 5 रुपया के लिख कर देते थे, क्या कि हमारे पास पैसा नहीं रहता था, 5 दिन जोड़ो तो 5 रुपया होता था, 1 रुपया डेली मिलता था, तो और वो दे देता था, कि भैया और बाबूजी कमाते थे ज्यादा पैसा। और दोनों में हम लोग में अभी भी उतना ही मित्रता है जो कि पहले मित्रता था। ठीक, मतलब जुबान का पक्का कहता था। अब क्या होता था कि थोड़ा हम भी ग्रीटिंग कार्ड लिखते, एक बार क्या हुआ कि एगो लखनी को हम ग्रीटिंग कार्ड लिखे, ग्रीटिंग कार्ड लिख लखनी को, और सोचे कि उधर से भी कुछ देगी। अब भैया ग्रीटिंग कार्ड तो लिखने के लिए लिख दिए, लड़का सब चढ़ा दिया, ना 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 ना, तोरा देखे है, तोरा रोज देखे है, तो ग्रीटिंग कार्ड तो लिख दिए। अब उधर से आ रहे थे, 1 जनवरी था, अब सुबह ग्रीटिंग कार्ड उसके यहाँ एगो छोटे को नुनवा को पकड़ के 5 रुपया दे के भिजवा दिए, अब जो चॉकलेट दे देंगे। ठीक, अब उधर से क्या हुआ कि एक लड़का था, मतलब जो उसकी भाई था, भाई को कहते तो हमारे बहन के ग्रीटिंग कार्ड दिले रहस, हम कह देनी कि हाँ दिले, क्या दिक्कत बा, तो बड़ी मार भइल, फटाफट ठीक, चल आगे, मतलब मार हुआ। तो होता ना बचपन में, इसी ना होता है जी, मतलब ये कौन मार मजाक बात है, मार होता ही है बचपन में, 4 गो एने ले दोस्त आगे, 4 गो ओने ले दोस्त आगे, मार फटाफट की हुए कइल। अब फिर फटाफटी फैल, फिर दोनों में सहूलियत हो गई, फिर गनी जा चाय के टोपली में चाय गनी जा, कहीं समोसा खा लेने जा, कहीं मार 6 महीना बाद 8 महीना बाद फिर एकदम शांति, एकदम सब सब दोस्त दोस्त, चलो दोस्त भाई दोस्त दोस्त। ठीक, आगे चल, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि जो हुआ था, शिमला जो संधि हुआ था, जो 1971 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, उसी को खत्म करने के लिए 1972 में जो हुआ था, शिमला संधि जो हुआ था, शिमला समझौता हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ए। ठीक, अब क्वेश्चन 88 देख लो, मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है, मंडल आयोग रिपोर्ट, मंडल आयोग रिपोर्ट। अच्छा एक हम बताओ तो कौन कौन ग्रीटिंग कार्ड भेजले है, हम तो बुजुर्ग हैं थोड़ा ज्यादा तुम लोगों से, तो हमको पता है। ठीक, अब तुम लोग बताओ कि कौन कौन भेजा, मतलब ग्रीटिंग कार्ड भेजा है, मतलब पहले होता था भाई ग्रीटिंग कार्ड, अब तो मोबाइल का जमाना है। मंडल आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है, मंडल आयोग जो है 1977 में देखोगे, या 1980 में रिपोर्ट ना ये प्रस्तुत कर दिया था। मंडल आयोग की जो है ये किससे संबंधित है, ये बताना है। तो ये आपको जब मोरारजी देसाई की सरकार यानी जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो 1979 में देखने को मिलता था मंडल आयोग, और ये रिपोर्ट 1980 में दे देता है। ये अनपिछड़ा वर्ग से संबंधित है, यानी ओबीसी से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखो, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे ये सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन हो जाए।
क्या बोल रहे हो तुम लोग नुनुआ? अब सब फोन पर बोलता है मिनी बर्नवाल। क्या एकरा में हमार कौन गलती है? गरिमा से खिसिया रही है, लग रहा है कि हम ही लग रहा है कि दिक्कत कर दिए। सर हम और गरिमा दीदी बेस्ट, पूजा साहनी जी। अब क्या किया जाए, कुछ लड़कियों का शादी हो जाता है ना तो वो सब नहीं सुनना चाहती है, बहुत बड़ा दुख की बात है। इसलिए जलनशीलता नहीं आनी चाहिए। मान लो तुम नहीं हो इसी और बहुत से लोग हैं वैसे, तो उनको एंजॉय करने दो। मान लो कि हम बोले तो सबके लिए बोले, ओकरे में लाल लाल चेहरा भेजने की क्या जरूरत है? हाइपोथेटिकली मान लो कि तुमको ना पसंद है, तुम मत पसंद रखो, हम कहाँ बोल रहे हैं। अगर तुम मार कर मुर्गा खाती होगी कल के डेट में, 1 जनवरी को चाहे कोनो जनवरी को, तो उससे तुम नहीं प्रॉब्लम होते हैं ना, कभी बोले कि नहीं खाना चाहिए, तुम अपना मन है खाओ। ऐसे तो नहीं खाना चाहिए लेकिन खाना है तो खाओ। वैसे ही हमारा भी मन बोलने का मन है, तुम कुछ भी करो उससे क्या मतलब हो गया? अब तुम्हारा ब्याह शादी हो गया या कुछ भी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हुआ होगा, कोई धोखा दे दिया होगा, उसमें मेरा क्या दिक्कत है बताओ? हम तो सबके लिए नुनुआ सबके ये जो हमारे बचवा सब ये सब जो है खुश खास रहता है, इन्हीं के लिए बोलते हैं कि चलो पढ़ने में थोड़ा बहुत मन लगेगा। हाँ? भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? कुमार सेन हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं, मैं किसी आगे क्या बात है। 90 देखो, भारत के मूल संविधान में कहां से प्रकाशित हुआ था? भारत के जो मूल संविधान होता है ये कहां से प्रकाशित होता है? तो देहरादून से होता है। कहां से? देहरादून। डी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 91। एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके पास होती है? एकात्मक सरकार में जो समस्त शक्तियां होती है किसके पास होती है बताना है। ये देखो क्या लिख रहा है, खुदा का शुक्र है कि दिल केवल धड़कता है, अगर बोलता तो कयामत आ जाती। गुरु जी का है, ऐसा का बोल देते बे। एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके पास होती है? तो ये देखो आ गया एकात्मक। संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार में ये अंतर है, एकात्मक सरकार में शक्तियां एक ही जगह केंद्रित होती है और संघात्मक सरकार में शक्तियां क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। तो एकात्मक सरकार में शक्तियां कहां पास चली जाएगी? आपको केंद्रीय सरकार के पास चली जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 92। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियां है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो है 2/3 अनुपात में है। ठीक। राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है और राष्ट्रीय ध्वज में नीला कलर की आपको तिल्ली मिलती है, यानी चक्र मिलता है जिसमें 24 गो तिल्ली है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। 93। संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था कहां से लिया गया है? हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था कहां से लिया गया है? ठीक। संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था कहां से लिया गया है ये बताना है। हमारे शासन तो हम कहां से लिए हैं? ये ब्रिटेन से लिए हैं। कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। एक दो को सच्चाई, लाइफ की सच्चाई बताता हूं। देखो 2017 से पहले जो था, हम लोग बहुत बहुत लोगों पर ट्राई करते थे, इसी देख लेते थे, झुमकौला सब सब चलता था तो, लेकिन मजाल है कि कोनो लड़की आग उठाकर कोनो देख लेती थी, मजाल है। मतलब बढ़िया से बढ़िया, चौपट से चौपट, कोनो लक्षण। लेकिन एक समय आता है कि तुम्हारा समय भी आएगा, आता है ना कि मेरा टाइम आएगा। तो अब तो हम लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, अब टाइम खत्म हो चुका है। ठीक। तो वैसा होता था तो लोग बोलते थे, हम लोग भी बोलते थे, हम इस पर ना ध्यान देते हैं, अरे हम कोनो ना वैल्यू देते हैं, कोनो का ना वैल्यू देते हैं, अरे चलो हटाओ। तो हमको एगो हमारा दोस्त था, दिल्ली में रहता था, वो समझाया कि देखो तुम्हारे पास है चाहे नहीं आए, ये बात मत बोलो तुम। ये बात बोलते हो ना तो इसका तुम्हारा क्या होता है कि ये फिर इंगित करता है कि तुम्हारे पास सच में नहीं है। अगर इसको अच्छे से रखना है तो अपने संस्कृति के तौर तरीके पर रखो। ठीक। तो वैसे ही बहुत से लोग होते हैं, हम नहीं जानते, अरे चलो हटाओ, हमको पसंद ये सब नहीं है। पसंद का घंटा होगा तुम्हारे पास, सही ना है तो। ये 94 देखो, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी आपको बताना है। तो ये किया गया था आपको सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। सच्चिदानंद सिन्हा देखोगे सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी तौर पर संविधान सभा की प्रथम बैठक की थी। ठीक। इसका आंसर क्या होगा? मेरे बातों से बहुत लोगों को बुरा लगा होगा, तो नया साल आ रहा है, गलत बात नहीं सोचना है। ठीक ना? आज लास्ट समय है, यानी कि मैं नहीं सोच रहा हूँ कि तुम लोगों का दिल दुख है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि सर जी की बातों से मुझे दिल दुख गया, तो कोई बात नहीं, ऐसा सोचना भी चाहिए तुमको। और हमेशा मैं हर साल नया साल में तुम्हारा दिल दुखाऊंगा, अगर तुमको इस बात पर दिल दुखता है तो। ठीक। तो चिंता मत करो, ये अभिशाप हमेशा साथ रहने वाला है। ठीक। जब तक है सामने तब तक तुम्हारा दिल दुखते रहेगा और औरों की याद आते रहेगी। चलो, संविधान सभा की प्रथम राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? संविधान सभा में राष्ट्रगान जो अपनाया गया था, राष्ट्रगीत, ये 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। संविधान सभा के मूल अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो मूल अधिकार की उप समिति है, यानी समिति जो था उसकी अध्यक्षता, संविधान जो मूल अधिकार समिति था उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसकी जो उप समिति था वो, उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? तो वो करते थे जेबी कृपलानी। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा, उप समिति की। क्वेश्चन नंबर 97। भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। चलो, भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है ये लगाओ इसमें।
ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है भारतीय संविधान का निर्माता, बी हो जाएगा। और ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन 98। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता यानी कि प्रभुसत्ता और लोकप्रिय भी हो, वो कहाँ देखने को मिलता है? जहां जनता का प्रभुत्व है, जहां पर जनता का शासन चले, जहां पर जनता का प्रभुत्व हो, ठीक, ये लोकप्रिय प्रभुसत्ता देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 99, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना ये प्रेम्बल में जो भारत को घोषित किया गया है, ये किस रूप में घोषित किया गया है? चलो आगे देखते हैं। 99, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। सटीक आंसर सी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला, और ये रहा तुम्हारा इस साल का लास्ट क्वेश्चन। 31 दिसंबर अभी हो रहा है, और अभी हो रहा है 21:26। और यह स्टडी मूड के कराया हुआ लाइव क्वेश्चन में इस साल का लास्ट क्वेश्चन है। और इस साल का लास्ट क्वेश्चन अगर तुम लोगों ने सही लगा दिया तो अगले साल यानी कि कल जो साल आने वाला है उसमें तुम ये जरूर बोलोगे कि पिछले साल हमने लास्ट दिन एक सही क्वेश्चन लगाया था। चलो, तो शिक्षा के किस शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। तो आज के ये सवाल जो है यहीं पर खत्म होता है, और टोटल 100 क्वेश्चन मैंने करा रखा आप लोगों को, ठीक।